सर जय हिंद, अनुपम तिवारी सर। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बुलाते हैं, अच्छा लगता है। शुक्रिया सर, आप आए और मेरे लिए, मेरे दर्शकों के लिए समय आपने दिया। दर्शकों को बस इतना बताना चाहूंगा कि सर एयरफोर्स में रहे हैं और उसके बाद आज सर वेटरन होकर, एक्स सर्विसमैन के बाद एक्स सर्विसमैन होकर जो है अब बैंक में काम करते हैं और वहां पर भी अव्वल दर्जे का काम जो है सर कर रहे हैं। तो कई सवाल हैं सर जिन पर मैं आपके साथ बातचीत करूंगा, लेकिन पहले क्योंकि आपने एयरफोर्स में एक लंबा सर्व किया, एयरफोर्स को ही लेकर मैं बातचीत करना चाहूंगा। हाल ही में हमने देखा कि एयरफोर्स चीफ एपी सिंह साहब ने एक चिंता जताई है जिस प्रकार से हमारे स्क्वाड्रन्स कम हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स चीन के साथ F-35, माफ करिए, J-35 और टर्की के साथ कान की डील कर चुकी है। इस बीच भारत के कम होते स्क्वाड्रन्स कितनी बड़ी चिंता है और क्या वाकई में अगर कान और J-35 पाक की एयरफोर्स में आ जाता है तो एक गेम चेंजर होगा, पाकिस्तान का अपर एज हिंदुस्तान की एयरफोर्स पे हो जाएगा सर। देखिए राजेश, मैं भी इस बात से एयर मार्शल एपी सिंह साहब से, चीफ मार्शल एपी सिंह साहब से सहमत हूं कि हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। एयरफोर्स की जो तैयारियां होनी चाहिए थी, जो दूरदृष्टि होनी चाहिए थी स्क्वाड्रन बिल्डअप्स की, वो हमने कहीं ना कहीं वो छोड़ दी थी। और पिछले 10 सालों में इस तरह का एक लंबा वक्त ले लिया गया और आज हमारे पास स्क्वाड्रन की कमी भी है, एयरक्राफ्ट की कमी भी है। और अगर हम अपने पड़ोस में देखते हैं तो परिस्थितियां भी काफी खराब हो चुकी हैं। अब हमको एक दो नहीं, करीब 3 दुश्मन हमारे पड़ोस से बैठे हुए हैं। मैं बांग्लादेश को भी इंक्लूड कर रहा हूं। तो हमको अपनी तैयारियां 3 गुनी करनी चाहिए और हम कहीं ना कहीं इस मसले पर पीछे होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज है, तो हमको ये भी देखना होगा कि हमारी जो तैयारियां हैं वो पाकिस्तान और चीन के बनस्पत किस लेवल पर ठहरती हैं। हमने अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हमने कुछ नए एयरक्राफ्ट खरीदने के बारे में बातचीत शुरू कर दी है। कोई उसका प्रोक्योरमेंट के लिए हम ऑप्शन देने जा रहे हैं, मार्केट में एक प्रक्रिया चालू करने जा रहे हैं जिससे कि हमारे पास 5th जनरेशन में कुछ एयरक्राफ्ट आ जाएंगे। तो हमारी तैयारी उस तरफ से है और ये इस वजह से करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे जो AMCA है, जो LCA Smart 2 है, इन सबको बनाने में कुछ विलंब हो रहा है। समय लगता है इन सब चीजों में और हमको इन बिटवीन जो जब तक ये फुल फ्लेज हमारे इंडिजिनियस जहाज नहीं बन जाते हैं, हमको बीच का रास्ता पूरा करने के लिए, बीच का जो गैप है उसको फिल करने के लिए कुछ एयरक्राफ्ट चाहिए। उसके लिए भारत सरकार अब कदम बढ़ा चुकी है। जहां तक रही बात पाकिस्तान के अपर हैंड की, तो राजेश मैं बहुत इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि J-35 हो या फिर कान हो, ये सब है तो मशीनें ही। और जब हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट की, तो आपको याद होगा पिछले 2 से 3 सालों में दुनिया भर में जो हवाई लड़ाई है उसका पैटर्न बिल्कुल बदल चुका है। अब आप फाइटर जेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते, भले ही वो स्टेल्थ हो, 5th जनरेशन हो, 6th जनरेशन हो। अब दुनिया ऑटोमेटेड वेपन्स की तरफ जा रही है, ड्रोन्स की तरफ जा रही है, एआईज का उनके साथ कॉर्पोरेट किया जा रहा है। और लड़ाई के, खासतौर पे हवाई लड़ाई के जो मायने हैं वो पिछले कम से कम 5 सालों में पूरी तरह बदल चुके हैं और आने वाले 10 सालों में ये बिल्कुल ही नया पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो फाइटर एयरक्राफ्ट आपकी सेना में होने चाहिए, निश्चित तौर पर होने चाहिए, लेकिन आप उनके ऊपर पूरी तरह डिपेंड नहीं रह सकते हो। तो पाकिस्तान अगर फाइटर्स माफ कीजिएगा, पाकिस्तान अगर फाइटर्स खरीद रहा है तो वो नंबर जरूर बढ़ा रहा है, लेकिन वो नए जो बैटल पैटर्न्स हैं उनके हिसाब से क्या वो जा पाएगा, ये देखने वाली बात है। जी, 2-3 सवाल और मेरे, क्योंकि एक सवाल तो ये कि आज ये खबर आ रही है कि अमेरिका ने पहले पाकिस्तान को पैसा दिया और फिर उस पैसे से पाकिस्तान को कहा कि आप हमसे F-16 खरीदिए। जो जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है, क्या चाइना भी पाकिस्तान को इसी प्रकार से कोई हेल्प दे रहा है या बदले में कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्वादर या पीओके पर चाइना की नजर है कि आप हमें अपना एक प्रांत सौंप दीजिए, बदले में आप हमसे J-35 ले लीजिए। और टर्की, क्योंकि पाकिस्तान की हालत सबको पता है कि IMF लोन ना दे और चीन और अगर सऊदी जैसे देश उसकी मदद ना करें तो 1 महीना उसका सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। फिर अगर डिफेंस के ऊपर इतना खर्च कर रहा है, एक 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदना या उसकी डील भी करना, तो कहीं ना कहीं क्या टर्की की तरफ से भी यही है कि भाई एक तरफ से मेरा ही पैसा लेकर आप जो है मेरे से ही एयरक्राफ्ट लो सब।
बिल्कुल सही है, एकदम सही आकलन है आपका। और चीन का जो आपने कहा ना, क्या चीन ग्वादर या फिर बलोचिस्तान के इलाके लेकर, दरअसल वो पहले ही ले चुका है। वो पहले ले चुका है सारी चीजें, और अब पाकिस्तान के मुंह में थोड़े बहुत कुछ टुकड़े डाल रहा है एयरक्राफ्ट के नाम पर या कुछ नई मशीनरीज के नाम पर। तो आप ये बिल्कुल सही आकलन लगा रहे हैं कि ये गिव एंड टेक की बात है। पिछले साल याद होगा आपको, उसने 4 नेवी के जहाज भी दिए थे पाकिस्तान को, और अब जो है एयरक्राफ्ट देने की बात कर रहा है, और उसके बदले में अच्छा खासा उसने इलाका, अच्छे खासे नेचुरल रिसोर्सेस और बहुत लंबी पहुंच बना ली है पाकिस्तान के अंदर तक। इनफैक्ट अगर हम ये कहें कि ये पूरी तरह से आर्थिक सौदा नहीं हो रहा पाकिस्तान में, पाकिस्तान अपने आप को गिरवी रखता जा रहा है चीन के प्रति और टर्की के प्रति। टर्की का भी यही खेल है, टर्की भी साउथ एशिया में अपनी पैठ बनाना चाह रहा है। टर्की के जो राष्ट्रपति है एर्दोगान साहब, उनकी मंशा है कि दक्षिण एशिया की राजनीति में, जियोपॉलिटिक्स में अपनी घुसपैठ मचाएं, और यहाँ पर उनको पाकिस्तान एक बड़ा कमजोर मोहरा दिख रहा है, उसको लोग फांसने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही हकीकत में यही खेल हो रहा है। पाकिस्तान कभी नहीं जाएगा यूरोफाइटर खरीदने के लिए, राफेल खरीदने के लिए या F-35 खरीदने के लिए, क्योंकि वहां पर वो चीजें फ्री में नहीं आने वाली हैं। और इनफैक्ट J-35 भी पाकिस्तान को फ्री में नहीं मिलने वाला, अच्छी खासी रकम देनी होगी, या फिर उसके बदले में अपने संसाधन, अपनी जमीनें और अपने देश को गिरवी रखना पड़ेगा चीन के पास। और चीन का तो बहुत बड़ा खेल है, ये सबने देखा ही है। चीन ने दरअसल पाकिस्तान को एक एग्जाम्पल बना दिया है बाकी देशों के लिए, कि पाकिस्तान में जो वो कर रहा है अन्य देशों को उससे सचेत होना चाहिए। पाकिस्तान तो घिर चुका है पूरी तरह से, एक तरह से अघोषित कॉलोनी बन चुका है चीन की, और बाकी सब देशों को इससे सीख लेना चाहिए, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, या फिर नेपाल हो, जो हमारे आस पड़ोस के देश हैं, वो पाकिस्तान की स्थिति में ना जाए। क्योंकि चीन पहले लालच देता है, फिर उस लालच के बदले में आपको खुश करता है, और उसके बाद आपको पूरी तरह से जकड़ लेता है। लगभग वही प्रक्रिया है, एक नए तरीके से हो रही है जो अंग्रेजों ने आज से 400 साल पहले पूरी दुनिया में करी थी। कॉलोनी बनाते हैं, अब ये नए तरीके के, मॉडर्न तरीके की कॉलोनीज हैं, जैसा कि पाकिस्तान बनने जा रहा है। और रही बात राजेश, मैं एक और चीज पे जोड़ दूं कि जब भी हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के पास J-35 है, या J-35 हो जाएगा, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हो जाएगा, हिंदुस्तान के पास एक भी नहीं है, या अभी आने की संभावना भी नहीं है अगले 1-2 सालों तक, क्या हम उनका मुकाबला कर पाएंगे? तो राजेश जी, 2-3 दिन पहले क्रिकेट मैच हुआ था, आपको याद होगा, आपने देखा भी होगा, भारत पाकिस्तान का मैच था। बाबर आजम को आप मानिए वो J-35 है, जो पाकिस्तान का एक खिलाड़ी है, और उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, ये विश्व का नंबर 1 बल्लेबाज है, फलाना है, ढिमका है, वो है। और हमारे यहाँ उम्र दराज रोहित शर्मा, उम्र दराज विराट कोहली है, जिनके बारे में माना जा रहा है कि भाई इनका खेलने का समय जा चुका है, लेकिन फिर भी चलिए बुढ़ापे में ही सही ये लोग खेल रहे हैं। और जब असल लड़ाई होती है तो वही रोहित शर्मा, वही विराट कोहली, बाबर आजमों को नाको चढ़ी चबवा देते हैं। तो ये सिर्फ खेल का मैदान नहीं है, हर फील्ड में लगभग यही हो रहा है, चाहे J-35 आए या फिर कान आए। हकीकत यह है कि इंडिया के सुखोई 30, इंडिया के राफेल, इंडिया के मिराज 2000 आज भी इन सबसे बहुत आगे है। आपने तो मुझे बालाकोट एयर स्ट्राइक की याद करा दी, जब अभिनंदन सर ने MiG-21 से पाकिस्तान का F-16 गिरा दिया था। तो वही है कि उमरदास तो MiG-21 भी था, और F-16 को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती थी, और शायद वो सदमा पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। बस एक मेरा छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल है, जिस पर एयरफोर्स से जुड़ा हुआ, जिस पर मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा कि अभी जो एक 2012-13 के आसपास राफेल को लेकर एक बहुत बड़ी डील होने वाली थी, फिर प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आते हैं, कम कर उसको 34-35 के आसपास ले जाया जाता है। क्या एक बड़ी चूक वहां पर हमसे हुई चीजों को समझने में? क्योंकि अगर उस डील को उस वक्त पूरा कर लिया गया होता तो आज भारत के पास फाइटर स्क्वाड्रन्स की इतनी ज्यादा कमी नहीं होती। हाँ देखिए राजेश, मैं उन चंद लोगों में से हूँ। मैं अपने आप को मानता हूँ कि जब भी टीवी डिबेट में होता हूँ, हमेशा मोदी सरकार की इस गलती को सामने जरूर रखता हूँ कि अगर पुरानी सरकार ने 136 एयरक्राफ्ट की डील करी थी तो कुछ सोच करके करी थी। आपको अगर उसको रिजेक्ट करना था तो पूरी तरह ही रिजेक्ट कर देते, और उसकी जगह पे कोई नए एयरक्राफ्ट ले आते। आपको ठीक है राफेल से प्रॉब्लम थी, आप यूरोफाइटर ले आते या फिर ग्रिपेन लाते साब का। वो पूरी संख्या उतनी रखनी चाहिए थी, तभी हमारी जरूरतें पूरी हो पाती। अब हमने संख्या कम कर दी, 136 को हाफ भी नहीं किया, 1/4 कर दिया, केवल 36 एयरक्राफ्ट हम लेकर के आए। अब उसके बाद तो प्रॉब्लम्स होनी ही है, और जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं, हमको कब कहां किस युद्ध में लड़ना पड़ जाए हमको नहीं पता है। जिस तरह से पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो एकदम से कोविड के बाद चेंज हो रहा है, महाशक्तियों का बर्ताव इतना गैर जिम्मेदाराना हो रहा है
हिंदुस्तान जैसे देश को हमेशा अपने आप को तैयार रखना चाहिए था। तो सरकार ने निश्चित तौर पर उस समय गलत आकलन किया था, और गलत आकलन कर भी लिया था तो उसको सुधारने के लिए सरकार के पास 5 से 7 साल का समय था। अब तक हमारे पास एक बड़ी खेप एयरक्राफ्ट की आ जानी चाहिए थी। आपको राफेल पसंद नहीं था, आपको यूरोफाइटर, आप सुखोई 30 का ही नए स्क्वाड्रन और तेज गति से मंगा लेते। आपको नंबर्स चाहिए होते हैं एयरक्राफ्ट के, आपको स्क्वाड्रन्स बिल्ड अप करने पड़ेंगे। जिस तरह से आपकी चुनौतियां हैं, आप उसके बिना नहीं रह सकते। या तो फिर आप बिल्कुल एक अलग ही साइंटिफिक टेम्परामेंट को लेकर के चल रहे होते कि हमको फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत ही नहीं है, हम इन्वेस्ट करेंगे ड्रोन्स के ऊपर, हम इन्वेस्ट करेंगे नई मशीन्स के ऊपर। हमने वो भी नहीं किया, उसकी भी हम शुरुआत कर रहे हैं। तो एक हमसे देरी तो हुई है, मैं मानता हूं, और सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसको लेकिन क्रिटिसाइज करना चाहिए सरकार को। बिल्कुल, देर आए लेकिन दुरुस्त नहीं आए, अभी तक भी दुरुस्त नहीं आए हैं। लेकिन चलिए, जैसा आपने कहा मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि बाबर आजम और जो जिस प्रकार से हमारे कोहली और हमारे रोहित शर्मा हैं, वाकई में वो सच भी है, क्योंकि MiG-21 ने अगर F-16 को मार गिराया तो ऐसा नहीं है कि ओल्ड इज गोल्ड भी होता है। चलिए, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर आपका, आप आए और इस मुद्दे पर बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। जय हिंद राजेश।